सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल को। सो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एटम के बारे में जाना, एटम क्या होते हैं, एटम के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रहता है और किस तरह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है, उसके सारे प्रिंसिपल को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया था। सो कुल मिला के बात यह है कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एटम के बारे में जाना। अब हम यहाँ से यूनिट नंबर 4 से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। मतलब मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है। एज यू नो कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है ना। मॉलिक्यूल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा कभी एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, कभी एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है एंड कभी एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? सो इसका आंसर हमें इस प्रिंसिपल के थ्रू मिल जाएगा, जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। ये जो ऑक्टेट रूल है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनमें जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है उनको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। मोस्ट ऑफ द जो हमारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं उसको ये बताता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में ये वाला जो प्रिंसिपल हमारा है ऑक्टेट रूल, ये फेल कर जाता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में। ओके, लेकिन एस एंड पी में ये अच्छे तरीके से बताता है कि किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ओके, सो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में पहला टॉपिक हमारा है ऑक्टेट रूल। नाउ इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक्स क्या है और कहाँ पर हम ऑक्टेट रूल को अप्लाई करते हैं, ये हम अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर एस एंड पी ब्लॉक के 18 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे काम आएंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और दूसरा हम ये भी देखेंगे जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, क्या ये दो एटम आपस में मिल रहे हैं, क्या ये मिलना उनकी मजबूरी है या वो शौक से आपस में मिल रहे हैं, इसको भी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है हमारा ऑक्टेट रूल। नाउ व्हाट इज ऑक्टेट रूल? द स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स to complete its octet, that is having 8 electron in its valence shell, is known as octet rule। इस रूल को समझने से पहले मैं छोटी सी एक टर्म आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको छोटी टर्म्स क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि बैलेंस शेल एक्चुअल में क्या होता है। व्हाट इज बैलेंस शेल, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर मैंने छोटा सा 18 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स के नाम लिखे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। मैं बोरोन को लेता हूँ। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p1। ओके, तो अगर मैं आपको कहूँ कि जो बोरोन है, बोरोन का बैलेंस शेल कौन सा है? बैलेंस शेल जहाँ भी टर्म आए आपने कुछ नहीं करना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है उस एटम की, उसके बाद उसका लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है। यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट कौन सा है? 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसका बैलेंस शेल कौन सा है, तो आप कहेंगे कि इसका बैलेंस शेल 2 है, क्योंकि लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि बोरोन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ये समझते हैं जो लास्ट वाला होता है, ये वाला, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये नहीं है। आपने लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है कि लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 1 नहीं मैं कहूँगा इसके पास 2 एंड 3। इसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये इसका शेल है, ये इसका बैलेंस शेल है। तो बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 एंड 3। ठीक है। उसी तरह से मैं सोडियम को लेता हूँ। अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल लूँ तो इसमें 2s2 2p6 एंड 3s1, ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो सोडियम हमारे पास है उसका बैलेंस शेल कौन सा है? आप यहाँ पर देख सकते हो उसका बैलेंस शेल कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है आपने। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट में आ रहा है वो उसका बैलेंस शेल है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसका सोडियम का बैलेंस शेल कितना है? 3 है। और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सोडियम के अंदर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? इसके अंदर ओनली 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ इसके आगे ना तो 3 है ना इसके पीछे 3 है।
ओके, यहाँ पर ओनली 3 है, यही इसका बैलेंस शेल है, और जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है वो क्या है इसका, वो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का हम लेते हैं एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 3s2 3p1 एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का बैलेंस शेल कौन सा है, एल्यूमिनियम का बैलेंस शेल है 3, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, ये नहीं है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, क्योंकि दोनों 3 रिप्रेजेंट, तीसरे शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 3 2 एंड 3, मतलब एल्यूमिनियम के पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बैलेंस शेल का। अब आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाओगे कि क्या लिखना, क्या ये एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब the strong urge of atoms of most of the elements to complete its octet, that is having 8 electron in its valence shell, is known as octet rule। ये जो आपको s block elements and p block elements दिखते हैं, most of the elements, ये कोशिश करते हैं कि इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मीन्स इसका जो बैलेंस शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है जो लास्ट ग्रुप हमारे पास रहता है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। ओके, और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में हमारे पास 1s2 रहता है। हीलियम को छोड़ के बाकी जितनी भी नोबल गैसेस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है s ब्लॉक एंड p ब्लॉक के अंदर, वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी तरह से ns2 np6 हो जाए। इसके लिए ये कोशिश करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या तो म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। ठीक है, क्या मतलब है इसका, यहाँ समझेंगे इसको। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है, जितने भी हमारे पास s ब्लॉक एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सारे नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे, मोस्ट ऑफ द s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स ये कोशिश करते हैं कि उनके बैलेंस शेल में ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, मतलब उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, इसको हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं NaCl का। NaCl आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड आयन के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है Na पॉजिटिव। ये जब टूटता है एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाता है, तो इसका क्या बन जाता है, सोडियम का Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम समझेंगे। यहाँ से आप समझ जाओगे कि ऑक्टेट रूल क्या है। ठीक है, अब सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6 3s1। ओके, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6 2s2 2p6 3s2 3p5 ये क्लोरीन के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मैंने आपको कहा ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल ये है, जितने भी मोस्ट ऑफ द s एंड p ब्लॉक एलिमेंट ये कोशिश करते हैं कि उनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बैलेंस शेल मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शेल किसको कहते हैं। बैलेंस शेल ये है, लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है, जो लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो उस एलिमेंट के एटम का बैलेंस शेल है। ठीक है, तो इसमें देखिए बैलेंस शेल कौन सा है, 3 है, 3s है, तो मतलब 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 3, तो इसका बैलेंस शेल 3 है। इसका बैलेंस शेल कितना है, इसका बैलेंस शेल हमारे पास इसका भी 3 है। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए कितने हैं, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए कितने हैं इसके पास, तो यहाँ पर देखो 3 ये बैलेंस शेल है, तो इन दोनों के कंबाइन करके जो आएगा वो आएंगे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 and 2 7, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने हैं, इसके पास ओनली 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है जितने भी एलिमेंट है s एंड p ब्लॉक में, ठीक है, उनमें सोडियम, क्लोरीन और मोस्ट ऑफ द s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, इनमें से ये क्या कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब यहाँ पर देखो सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं बैलेंस शेल में। ठीक है, सोडियम के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी खोजिए कैसे हो सकता है। अगर मैं इस 3s में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं
3s में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाएगी 2s2 2p6, 3s में इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव। अब आप इसको चेक करो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आप चेक कर सकते हैं। बैलेंस शेल कौन सा है इसका, 2 है। इलेक्ट्रॉन कितने बैलेंस शेल में, 6 and 2 8 हो गया। ये देखिए आपने सोडियम ने पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर क्यों आया, क्योंकि इसको अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने थे, इसलिए इसने खुशी खुशी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, ठीक है। अब दूसरा इसके साथी को हम देखते हैं, क्लोरीन को, जिसके साथ ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, उसको हम देखते हैं। अब ये कैसे बना सकता है, इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, चेक कीजिए ज़रा। 5 and 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। मतलब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया ना क्लोरीन को, तो ये आर्गॉन की, ऊपर आप इसको देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल को, आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। और आर्गन क्या है, आर्गन एक नोबल गैस है, ठीक है। मतलब इसकी ये स्टेबल हो जाएगा फिर। ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा, ये गेन करेगा। लूज़ अगर करेगा, लूज़ करने के लिए इसको देखो, अगर इसको ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करनी है तब इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। लूज़ करने से अच्छा ये अटेन कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, ठीक है। इसलिए जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2s2 2p6 3s2 3p6। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इसको इसने दिया, यहाँ पर देखो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हमने इसको हटा दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था, और गया किसको, क्लोरीन को गया, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बीच में क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, ये गेन भी कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन को, ये लूज़ भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, और ये म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। लूज़ करने का और गेन करने का एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताया, म्यूचुअल शेयरिंग का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ऑक्टेट टूल में, ओके। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया इसको कि किस तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब आप देख सकते हो ये भी सोडियम के ऊपर क्या जुल्म हुआ है, ये देखो सोडियम के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को किसी ने चुरा लिया यार। जो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को खा लिया, तो क्या ये जालिम है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गया, सोडियम को इससे फ़ायदा हुआ, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन गया, क्लोरीन को भी फ़ायदा हुआ। यहाँ पर दोनों को फ़ायदा हुआ, दोनों सेल्फिश है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब दोनों, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है या किसी के कोई जो है किसी के ऊपर एहसान कर रहा है। यहाँ पर दोनों सेल्फिश है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हमें इस तरह से एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल देखा। एक हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें से, एक हम और एग्जाम्पल देखते हैं, एक हम और एग्जाम्पल देख लें इसमें से, MgO2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं MgO2, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। ना मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2s2, मैग्नीशियम की अगर देखा जाए तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2s2 2p6 3s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2s2 2p4, ये हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किसकी आ गई, ऑक्सीजन की आ गई, ठीक है। ये किसकी है, ये इसकी है, एंड ये किसकी है, ये इसकी है। नाउ अगर आप मैग्नीशियम को देखो तो मैग्नीशियम के बैलेंस शेल में चेक कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस शेल मतलब लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, बैलेंस शेल कौन सा है, पहले बैलेंस शेल पहचानना है, 2 है, 2 ही है, ठीक है, 2 बैलेंस शेल है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 4 and 2 6 इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम, मैंने आपको कहा ऑक्टेट, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द S and P ब्लॉक के एलिमेंट ये कोशिश करते हैं कि उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके देखो कैसे हो सकते हैं, 2 6 and 2 8, ठीक है। इसने सिर्फ गड़बड़ मचाई हुई है। अगर 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर चले जाए ना
तो क्या बन जाएगी 2s2 2p6 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मैग्नीशियम ये कोशिश करेगा कि कोई आए और मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाए। इससे क्या होगा, इससे मुझे स्टेबिलिटी मतलब मुझे मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखिए बैलेंस शेल कौन सा है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 आ रहा है, 2 2 बैलेंस शेल 2 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 and 2 6। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए हमारे पास, इसको कितने चाहिए, इसको 8 यहाँ चाहिए यहाँ पर। और इसके लिए ये क्या करेगा, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये यहाँ पर O रहेगा, सिर्फ O2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ O है। ठीक है, MgO। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2s2 2p4। मतलब इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 and 2 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना तो इसके बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब 4 and 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा दूँ मैग्नीशियम से तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, Mg में से मैंने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मतलब 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2s2 2p6। और अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, वो 2 नेगेटिव, इसकी कितनी हो जाएगी, 2s2 2p6 2p6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कई हमारे पास मेटल्स ऐसी रहती है जिनके ऊपर 1 पॉजिटिव रहता है, 2 पॉजिटिव रहता है, 3 पॉजिटिव रहता है। ठीक है, उसी तरह से नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, किसी के ऊपर 1 नेगेटिव रहता है, 2 नेगेटिव रहता है, 3 नेगेटिव रहता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है इसे। ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के किस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, ये डिपेंड करेगा कि उसका ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट होगा। नाउ ये ऑक्टेट रूल हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र ओनली, कैटॉइन और एनॉइन हमने देखा किस तरह से कैटॉइन और एनॉइन बन के जो है हमारे पास बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे एग्जांपल पर चलते हैं जहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन का लूज़ होता ना ही गेन होती, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब हाइड्रोजन को क्या है, सारे के सारे एटम ये कोशिश करते हैं कि उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या हम ये कहें सारे के सारे एटम ये कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बराबर हो जाए, हीलियम नहीं सॉरी नोबल गैसेस के बराबर हो जाए। हीलियम भी एक नोबल गैस है लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2। तो हाइड्रोजन का सबसे नज़दीक का नोबल गैस कौन सा है, हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम आता है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहती है, 1s2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s1। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है 1s1, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है 1s1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह करनी है, इसकी तरह, क्योंकि ये नोबल गैस है, ये हीलियम है, इसको ऐसे बनना है, इसको भी ऐसे बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के ऊपर अगर बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बातचीत कर लेंगे। ये इसको कहेगा कि आप ऐसा करो, हम दोनों ऐसा करते हैं ना, आप थोड़ा नज़दीक आ जाओ, यहाँ पर आप थोड़ा नज़दीक आ जाओ। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कहेगा, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा करते हैं, हम म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मेरे इस इलेक्ट्रॉन पर आपका अधिकार रहेगा, आपके इलेक्ट्रॉन पर मेरा भी अधिकार रहेगा। मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। अगर मैं उस साइड से देखूंगा तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर हो गए। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पर हुई, तो हम कह सकते हैं इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो गई, हीलियम की तरह हो गई। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ ये तो देखा हमने ऑक्टेट रूल कि किस तरह से ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके,
अब हम आते हैं कुछ एक्सेप्शंस के ऊपर। एक्सेप्शंस के ऊपर आते हैं हम कि ऑक्टेट रूल, मैंने आपको कहा कि ऑक्टेट रूल जो है पूरी तरह से जो है हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द S&P ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में वहाँ पर उसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स है वहाँ तो ये लगभग कंप्लीटली जो है खारिज हो जाता है। ठीक है, अब हम एक्सेप्शन देखेंगे कि कहाँ पर एक्सेप्शन है इस ऑक्टेट रूल में। ठीक है, पहला तो यही हाइड्रोजन, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताया हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया, तो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन कंबाइन होने के बाद भी इनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें जो है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनी। इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन की? इसने अटेन की 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो हमारे पास ऑक्टेट नहीं है, हालांकि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है ये, लेकिन ऑक्टेट तो हम उसको नहीं कह सकते। ऑक्टेट कब बनेगा? जब NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन हो। ठीक है, NP6 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो तभी ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है। तो पहला एक्सेप्शन तो यही है। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि एटम कंबाइन होते हैं एक दूसरे मतलब सेल्फिशनेस से, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा अलग पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि एटम आपस में कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर बार उनका ऑक्टेट ही कंप्लीट हो। ठीक है, हर बार ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। तो पहली एक्सेप्शन तो यही आ गई हमारी हाइड्रोजन में। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं दूसरी एक्सेप्शन इसमें कहाँ पर आएगी। सेकंड हम देखते हैं नेक्स्ट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम्स। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे भी आ गए जिनमें जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम क्लोराइड का। एग्जांपल किसका लेंगे? लिथियम क्लोराइड का। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितनी है, 1s2, इसको हम सिंपल लिख लेते हैं 1s2 2s1, ये है लिथियम की। एंड क्लोरीन की हमारे पास क्या है? क्लोरीन की है 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ये क्लोरीन की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, लिथियम और क्लोरीन के बीच में क्या बन गया? यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बन जाता है लिथियम एंड क्लोरीन। इसके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये आपस में ये कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ये लिथियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये लिथियम क्लोराइड बना लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, क्लोरीन के पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 2 5 2 and 2 4, यहाँ पर एस के भी है, सॉरी एस के मैंने काउंट नहीं किए थे। अब इसकी देखो, यहाँ पर बॉन्ड तो बना, लिथियम क्लोराइड हमारे पास बन गया। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 5 6 7 8। क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, क्या लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? अभी तक हम ये देख रहे थे कि बॉन्ड बनता है कब, बॉन्ड कब बनेगा? बॉन्ड जब बनेगा तो दोनों की जो डिज़ायर थी वो सेटिस्फाई होगी, दोनों के ऑक्टेट में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन हमारे पास देखने को मिलता है। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लिथियम का हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब देखो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ओनली बैलेंस शेल में? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल हमारा फेल हो गया। ठीक है, ये दूसरी एक्सेप्शन इसकी है। नाउ थर्ड में अगर हम चले, थर्ड एक्सेप्शन में हम चलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब बहुत सारे एटम्स हमारे, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें 8 से ज़्यादा जो है हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सेंट्रल आयन के पास, सेंट्रल जो मेटल एटम होता है उसके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल PF5 को अगर देखें इस तरह से हमारे पास PF5 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है हमारे पास? 5 है, 5 बॉन्ड इसने बनाए। ठीक है, और एक बात मैं और आपको बता दूं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली वही जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हो तो पहले तो उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट करो प्लस उसके लोन पर, ये हम आगे देखेंगे। बस आप सिंपली यहाँ पर इसका ड्रॉबैक देख लो। क्लोरीन, इस जो फॉस्फोरस है उसने कितने बॉन्ड बनाए? फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाए। उसका मतलब ये कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के पास? काउंट कीजिए ज़रा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस शेल में। कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बैलेंस शेल में। ठीक है, तो यहाँ तो 10 हो गए। तो बाकी अगर इनको अगर आप देखोगे तो इनमें भी ऐसा ही होगा। जो सेंट्रल जो हमारे पास एंटिटी है उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल हमारा फेल कर गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल
और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनमें जो है एटम्स के पास और नंबर में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर जो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आप देख रहे हो NNO, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, 2 2 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन में क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस शेल में 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर तो ओनली 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे पॉसिबल है? अभी तक हमने ये देखा कि जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो दोनों एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये तो उसको रूल को फेल कर रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल हमारा फेल कर गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सम नोबल गैसेस। अभी तक हम ये मान के क्या मान के चल रहे हैं? अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे जो एटम्स है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को पाना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या गेन करेंगे या तो म्यूचुअल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सी, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नोबल गैसेस है। यहाँ पर तो नोबल गैसेस भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी हमने ये देखा जितने भी एटम है वो चाहते हैं कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर ले, उसी के लिए सारा ताम झाम करते हैं वो, या इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या गेन करेंगे या म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहाँ पर तो नोबल गैसेस भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये क्यों पार्टिसिपेट कर रही है? क्योंकि ये इनके पास तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, तो ये क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ये भी एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल की। सो मैंने आपको कहा कि ऑक्टेट रूल मोस्ट ऑफ द जो S&P ब्लॉक एलिमेंट है उनके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है उनको एक्सप्लेन करता है, सभी की नहीं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की। ठीक है, S&P, जबकि जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें ये कंप्लीटली लगभग ये फेल कर जाता है ऑक्टेट रूल। ओके, सो ये था ऑक्टेट रूल, जो हमारा थर्ड चैप्टर है क्लास 4th यूनिट है क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसका पहला लेक्चर आज हमने कंप्लीट किया। ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसके एक्सेप्शन हमने देख लिए। नाउ सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल एंड आयनिक बॉन्ड क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, उसको हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।